नन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रत्यक्षादिकं प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाद्याभासः। ये अनुमान है अभी। तो प्रत्यक्षादि जो है इनको पक्ष करके उसमें प्रमाणत्व की सिद्धि की जा रही है। ये प्रमाण है, इस प्रकार से इनको व्यवहार करना चाहिए, कहना चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ये जो चारों हैं इनको प्रमाणम इति व्यवहर्तव्यम, प्रमाण इस प्रकार से कहना चाहिए। इन चारों को प्रमाण कहना चाहिए। तो ये इसमें सिद्ध करना है। प्रत्यक्षादि का प्रमाण है, प्रमाण पद के वाच्य है, इस प्रकार से इसमें सिद्ध करना है। और हेतु दे रहे प्रमाकरणत्वात्, प्रमा का करण होने के कारण से। चक्षुरादि की इंद्रिय है, वो अपना वो परामर्श, लिंग परामर्श है, सादृश्य ज्ञान है और शब्द ज्ञान है। तो ये सभी जो है ये प्रमा के करण है। ये प्रत्यक्षादि क्या है? प्रमा के करण है। तो इसमें प्रमाकरणत्व रहता है। इनमें क्या हेतु रहता है? प्रत्यक्षादि में प्रमाकरणत्वम। तो ये प्रमाकरणत्वम हेतु है। प्रमाकरणत्वात्, तो प्रमा के करण होने के कारण से प्रत्यक्षादि को प्रमाण इस प्रकार से कहना चाहिए। ऐसा है। प्रमा के करण होने के कारण से इनको क्या कहना चाहिए? प्रमाण ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार से यह है। तो पक्ष है प्रत्यक्षादिक, साध्य है प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यम, प्रमाण इस प्रकार से इनको कहना चाहिए। ये प्रमाण है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। और हेतु दे दिया है प्रमाकरणत्वात्। अब इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं घटा सकते। यत्र यत्र प्रमाकरणत्वम तत्र तत्र प्रमाण इति व्यवहार योग्यत्व, कि जहाँ जहाँ प्रमाकरणत्व है वहाँ वहाँ प्रमाण इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता है। तो प्रमाण ऐसे कहने के लिए योग्य है। जो जो प्रमा का करण है वह प्रमाण इस प्रकार से कहने के लिए योग्य है। तो ये अन्वय व्याप्ति हो जाएगी। यत्र प्रमाकरणत्वम तत्र प्रमाणमिति व्यवहार योग्यत्व। तो ये हो जाएगा अन्वय व्याप्ति। और इस अन्वय व्याप्ति के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। अन्वय दृष्टांत यहाँ पर कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि जो जो प्रमा का करण है वो सभी को पक्ष बना रखा है। यत्र प्रमाकरणत्वम, जो प्रमा का करण है वह प्रमाण इस प्रकार से कहने के लिए योग्य है, उन सबको पक्ष बना दिया है। प्रत्यक्षादिक पक्ष है। हाँ, यदि प्रत्यक्ष को पक्ष बनाते तो अनुमान को दृष्टांत ले सकते थे। यत्र प्रमाकरणत्वम तत्र प्रमाणमिति व्यवहार योग्यत्वम, इस अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत किसको बना सकते थे? अनुमान को बना सकते थे। कब? जब प्रत्यक्ष पक्ष देते। प्रत्यक्षम इतना ही पक्ष होता, तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को पक्ष बनाते तो फिर अनुमान आदि को अन्वय दृष्टांत रूप से स्वीकार किया जा सकता था। लेकिन अभी यहाँ पर पक्ष बनाया सभी प्रमा के करणों को। जितने प्रमा के करण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, चारों को भी पक्ष बनाया है। और चारों भी पक्ष होने के कारण से यहाँ और कोई अन्वय दृष्टांत नहीं है कि यत्र यत्र प्रमाकरणत्वम तत्र तत्र प्रमाणमिति व्यवहार योग्यत्वम। इसके लिए कोई अन्वय दृष्टांत नहीं है। तो जब अन्वय दृष्टांत नहीं है, अन्वय व्याप्ति नहीं है, तो फिर व्यतिरिक व्याप्ति घटानी है। तो व्यतिरिक व्याप्ति को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यन्नैवं तन्नैवं। जो प्रमाण इस प्रकार के व्यवहार के लिए योग्य नहीं है, जो प्रमाण इस प्रकार के व्यवहार के योग्य नहीं है, वह प्रमा का करण भी नहीं है। यत्र प्रमाणम इति व्यवहार योग्यत्वा भावः तत्र प्रमाकरणत्वा भावः। योग्यार्थ में तव्यत प्रत्यय हो जाता है, तो इसलिए उसको उस शब्द का प्रयोग करके घटा लेना है कि यत्र प्रमाणमिति व्यवहार योग्यत्वा भावः, जहाँ पर प्रमाण इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता नहीं है तो वहाँ पर प्रमाकरणत्व भी नहीं है। ये व्यतिरिक व्याप्ति हो जाएगी। यत्र प्रमाणमिति व्यवहार योग्यत्वा भावः तत्र प्रमाकरणत्वा भावः। व्याप्ति और दृष्टांत क्या दिया है यहाँ पर? यथा प्रत्यक्षादि आभासः। जैसे प्रत्यक्षादि आभास मतलब जो भ्रम ज्ञान होता है ना,
ये दोष से दूषित यदि इंद्रिया होती, काच आदि जो दोष रहते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं हम, उसमें मोती बिंदु, उन दोष आदि के कारण से क्या होता है कि रस्सी पर सर्प की प्रतीति होती है, शुक्ति पर रजत की प्रतीति होती है। तो इसमें वो नैयायिक के दृष्टि से ये जो ज्ञान आपको हो रहा है, रस्सी पर सर्प का ज्ञान, ये इंद्रियों से ही हो रहा है। यथार्थ ज्ञान भी इंद्रिय से होता है और दूषित मतलब भ्रम ज्ञान भी इंद्रियों से होता है। लेकिन जब यथार्थ ज्ञान इंद्रियों से होता है तो वो निर्दुष्ट इंद्रियों से होता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता इंद्रियों में। और जब भ्रम ज्ञान होता है इंद्रियों से तो वह दुष्ट इंद्रियों से होता है, दोषयुक्त इंद्रियों से भ्रम ज्ञान होता है। चक्षुरादिक इंद्रियों में कोई दोष हो तो उसमें भ्रम ज्ञान होता है ना। एक व्यक्ति दो दो रूप से दिखाई देता है, तो ये किस कारण से दिखाई देता है? हाँ, चक्षु में दोष है, दोष होने के कारण से उसको एक व्यक्ति दो रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे शुक्ति में उसको जो रजत का भ्रम हो रहा है वो भी दोष के कारण से हो रहा है। और भी दोष है, लेकिन चक्षु में भी दोष है, चक्षु में भी एक दोष होता है, प्रमाणगत दोष, प्रमेयगत दोष, प्रमात्रिगत दोष, सभी में दोष है ना। तो वो जो पदार्थ है उस पदार्थ में भी दोष है, देखने वाले में दोष है, जिस करण से देख रहा है उसमें भी दोष है। तो इन दोषों के कारण से क्या होता है, वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिख करके दूसरे रूप से दिखाई देती है, ऐसा है। तो शुक्ति आपको रस्सी रूप से दिखाई दे रही है, शुक्ति में रस्सी की प्रतीति, शुक्ति में रजत की प्रतीति हो रही है। तो ये जो प्रतीति है इसको कहते प्रत्यक्षाभास। भ्रांति ज्ञान जो है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षाभास। ये प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्षाभास है, प्रत्यक्ष के जैसा प्रतीत होने वाले ज्ञान है। अरे मैंने अपने आँख से देखा वहाँ पर रजत है, मैंने आँख से देखा कि वहाँ पर सर्प है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? ये प्रत्यक्ष ज्ञानाभास, यथार्थ ज्ञान का आभास है। ऐसा लगता है मैंने देखा है, लेकिन वो यथार्थ इंद्रियों से न, निर्दुष्ट इंद्रियों से न देखने के कारण से उसको प्रमाण नहीं माना जाता है, ऐसे होता है। तो इसमें ये व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रत्यक्षाभास। क्या दृष्टांत दिया? प्रत्यक्षाभास। ये चीनी में कटुता का भ्रम होता है कि नहीं? चीनी है ना, जब खाते हैं तो कभी कभी कड़वी लगती है, कभी है ये जो बुखार आदि हो जाता है तो उसमें कटुता की ये होती, प्रतीति होती। अब हम जानते हैं कटु नहीं, ये तो मीठी है, लेकिन फिर भी मुंह में वो स्वाद न होने के कारण से उसमें कटुता लगती है। जो पित्त रहता है ना वो जीवा के ऊपर, तो वो उसके कारण से आपको मिठास का ज्ञान नहीं हो पाता है। इंद्रिय वो सदुष्ट रहती, वहाँ पर दुष्ट रहती इंद्रिय, दोषयुक्त होती है रसन इंद्रिय, इसलिए वो यथार्थ ज्ञान नहीं करा पाती है। तो उससे जो कटु, शर्करा, कटवी, ये जो ज्ञान आपको हो गया, ये शर्करा कैसी है? कटवी। चीनी, जो सीता जो है वह चीनी ये है, मतलब कड़ू है, कटवी है, इस प्रकार का जो आपको ज्ञान हो रहा है, तो वह ज्ञान क्या है? प्रत्यक्षाभास है। उसको प्रमा इस प्रकार से नहीं कह सकते, उस ज्ञान को प्रमा ज्ञान नहीं कह सकते। और उस ज्ञान का कारण जो रसनेन्द्रिय है, उस रसनेन्द्रिय को प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। रसनेन्द्रिय को प्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रमाण है तो प्रमाण से कौन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है? यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब वह प्रमाण नहीं है। तो देखो वो जो प्रत्यक्षाभास है, जो रसनेन्द्रिय से आपको कटुता की प्रतीति हो गई, जो आपको चक्षुरेंद्रिय से क्या हो गया? पीलीमा प्रतीत होती है, सफ़ेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है। जब ये होता है ना, पीलिया होता है काविड़, तो उससे उस समय क्या हो जाती है? सफ़ेद वस्तु भी आपको पीली दिखाई देती है। वस्तु सफ़ेद है लेकिन फिर भी पीली दिखाई दे रही है। तो वहाँ उस समय जो चक्षुरादिक इंद्रिय है उसमें क्या है? वो दोष है, वो पीतिमा जो दोष है, उस दोष के कारण से क्या हो रहा है? उसको सामने भी पीला दिखाई दे रहा है। तो वो जो प्रत्यक्षाभास उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षाभास। इसी प्रकार से अनुमानाभास भी होता है कि ऐसे ही है, रेल ट्रेन चली गई और धुआं ऊपर दिखाई दे रहा है, तो अभी पढ़ कर के गया था तर्क संग्रह, फिर क्या अनुमान कर देता, यत्र धुआं तत्र तत्र वन्नी, चलो वहाँ उस तरफ चलो, वहाँ जरूर वन्नी होगी। क्यों बोले? देखो धुआं उड़ रहा है। अब वो उस प्रकार का जो धूम है वो प्रमाण है क्या वन्नी के ज्ञान के प्रति? वो तो नीचे से ऊपर तक निकलने वाली जो शिखा के समान जो होती है, निरंतर जो धारा है धूम की, वही वन्नी ज्ञान के प्रति हेतु है। लेकिन उसको ही वह समझ करके, हेतु मान करके वन्नी का अनुमान कर देता है। तो वह जो धूम है उस धूम को क्या कहेंगे?
अनुमानाभास। अनुमानाभास है वह, उस धूम का जो उसको ज्ञान हो गया वह अनुमानाभास। अनुमानाभास से यथार्थ ज्ञान होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार से ये सभी प्रमाणों में ऐसे होगा। घटादि में ये सादृश्य ज्ञान हो गया, गो आदि के सादृश्य ज्ञान हो गया। गो का सादृश्य तो गवय में है, लेकिन घड़ा ही उस प्रकार से बनाया हुआ है, अरे ये तो ये गैया जैसे बना दिया या गैया जैसा लगा हो, तो सादृश्य बैल का सादृश्य उसको कहाँ प्रतीत हुआ? घटाधिक। ऐसा कुछ कपड़ा विपड़ा भी काला डाला हुआ है किसके ऊपर, उसको लगा बैल ही है, तो बैल की सदृशता की प्रतीति उसको वहाँ पर हो गई, बैल के सादृश्य की भ्रांति। तो ये सभी जो होता है प्रत्यक्षाभास है, अनुमानाभास है और शब्दाभास भी होता है। शब्द प्रमाण नहीं है, ऐसे ही किसी दूसरे शब्द से दूसरा ही कोई ज्ञान हो गया, ऐसे भी होता है। भ्रांति होती ना हम लोगों की, उन्होंने कुछ बोला और हमने कुछ सुना और फिर दूसरा ही ले आते उनको उनके सामने, तो अरे ये तुमको तो नहीं बोला था, नहीं बोले आपने तो ये बोला था, मैंने तो ये नहीं बोला था, सुना तुमने वही होगा। तो ये ऐसे शब्दाभास, ज्ञान, सादृश्य ज्ञानाभास, ये सभी प्रत्यक्षाभास, अनुमानाभास, शब्दाभास और उपमानाभास, ये जो होते हैं, मतलब जो प्रमाण नहीं है, उन जो भ्रांति ज्ञान के कारण है, ऐसे जो है उनको यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है प्रत्यक्षादि आभास। देखो प्रत्यक्षादि आभास जो होते हैं उसमें प्रमाण इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता होती है? नहीं। प्रमाण इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता प्रत्यक्षादि आभासों में नहीं होती। दूषित इंद्रियादिक में प्रमाण इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता नहीं होती है। और प्रमाकरणत्व तो उसमें रहता है? नहीं, प्रमाकरणत्व तो भी उसमें नहीं, यथार्थ ज्ञान जनकत्व तो उसमें नहीं रहता है। तो यत्र प्रमाणम इति व्यवहार योग्यत्वाभावः तत्र प्रमाकरणत्वाभावः, इसके लिए दृष्टांत क्या हो गया? प्रत्यक्षाद्याभास। प्रत्यक्षाभास, इस प्रकार का ये दृष्टांत यहाँ पर दिया गया। अब ये तो हो गया उदाहरण वाक्य हमारा। अब उपनय वाक्य क्या बनेगा? उपनय वाक्य बनेगा नेदम तथा इदम प्रत्यक्षादिकम तथा न। ये प्रत्यक्षादिक जो है निर्दुष्ट इंद्रिय जो प्रत्यक्षादिक है, तो वे वैसे नहीं है। वैसे नहीं है मतलब जिस प्रकार से प्रत्यक्षादिक आभास है वैसे वे नहीं है। ये प्रत्यक्षादिक वैसा नहीं है। इदम न तथा इदम प्रत्यक्षादिकम तथा न, तो तथा न तो मतलब किस प्रकार का नहीं है? तो बोले जिस प्रकार से प्रत्यक्षादि आभास प्रमाकरणत्व के अभाव वाला है। प्रत्यक्षादि आभास कैसा है? प्रमाकरणत्व के अभाव वाला है, तो वैसा प्रत्यक्षादिक जो है वह प्रमाकरणत्व के अभाव वाला नहीं है। उसमें प्रमाकरणत्व अभाव का अभाव है, प्रमाकरणत्व का अभाव उसमें नहीं है। तो इदम न तथा, यह वैसा नहीं है। प्रत्यक्षादिक जो है वे वैसा नहीं, मतलब प्रत्यक्षाभास के समान नहीं है। और प्रत्यक्षादि आभास जिस प्रकार से प्रमाकरणत्व के अभाव वाले होते हैं वैसा ये नहीं है ना। ये उपनय वाक्य हो जाएगा। ये प्रमाकरणत्व के अभाव वाला नहीं है ये उपनय वाक्य। और तस्मात् न तथा, तस्मात् का अर्थ प्रमाकरणत्वा भावा भाववत्वात्, प्रमाकरणत्व के अभाव वाला न होने के कारण से। प्रमाकरणत्व का अभाव उसमें नहीं है। और प्रमाकरणत्व का अभाव न होने से, प्रमाकरणत्व का अभाव न होने से उसमें प्रमाणम इस प्रकार के व्यवहार योग्यता का भी अभाव है। ये प्रमाणम इस प्रकार की व्यवहार योग्यता का अभाव भी उसमें नहीं है। क्योंकि देखो साध्या भाव का व्यापक होता है हेत्व भाव, और जहाँ व्यापक हेत्व भाव नहीं रहेगा वहाँ पर व्याप्य साध्या भाव भी नहीं रह सकता है। प्रत्यक्ष आदि आभास जो दृष्टांत दिया गया उसमें व्यापक हेत्व भाव नहीं रहता है। प्रमाकरणत्वा भाव ये हेतु भाव है। प्रमाकरणत्वा भाव ये क्या है? हेतु का अभाव है। और ये हेतु का अभाव प्रत्यक्ष आदि में नहीं रहता है। प्रत्यक्ष आदि जो है निर्दुष्ट इंद्रिय आदि उसमें प्रमाकरणत्व का अभाव नहीं रहता है। हेतु का अभाव प्रत्यक्ष आदि में नहीं रहता है। और हेतु का अभाव न रहने के कारण से उसमें साध्य का अभाव भी नहीं रहता है। तो तस्मात् का अर्थ हेतु का अभाव न होने के कारण से। तस्मात् का अर्थ क्या है? हेतु का अभाव न होने के कारण। तस्मात् न तथा, इस निगमन वाक्य की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं अभी। तस्मात् न तथा, तस्मात् का अर्थ हेतु के अभाव वाला न होने के कारण से, प्रमाकरणत्व के अभाव वाला न होने के कारण से, अर्थात प्रमाकरणत्व वाला होने के कारण से। प्रमाकरणत्व का अभाव नहीं है तो क्या रहेगा? प्रमाकरणत्व रहेगा।
अब देखो प्रत्यक्ष आदि में जब प्रमाकरणत्व का अभाव नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष आदि में प्रमाकरणत्व का अभाव नहीं रहेगा तो उसका व्याप्य साध्य का अभाव वहाँ रहेगा नहीं रहेगा। हेतु का अभाव नहीं रहेगा तो साध्य का अभाव कैसे रह सकता है? नहीं रहेगा। क्योंकि हेतु का अभाव व्यापक है। हेतु का अभाव व्यापक मतलब अधिक देश में रहने वाला है। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्योंकि अधिक देश में रहने वाला जब है तो वो कम देश में रहने वाला कैसे बाहर रहेगा? तो ये प्रमाकरणत्व का अभाव था, व्यापक प्रमाकरणत्व का अभाव व्यापक था। और वह व्यापक जब प्रत्यक्ष आदि में नहीं है तो उसमें प्रमाणम इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता का अभाव भी नहीं है। तो प्रमाणम इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता का अभाव नहीं है तो क्या है फिर? प्रमाणम इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता है ना। साध्याभाव नहीं है तो क्या रहेगा वहाँ? साध्य रहेगा। तो ये जो है ये पक्ष जो है वह हेतु के अभाव वाला नहीं है, ये उपनय वाक्य हो गया। यह प्रत्यक्ष आदि हेतु के अभाव वाला नहीं, उपनय वाक्य। और हेतु के अभाव वाला न होने के कारण से साध्य के अभाव वाला नहीं है, ये निगमन वाक्य। अब साध्य के अभाव वाला नहीं है का मतलब ही होता है वो साध्य वाला है ना। साध्य के अभाव वाला नहीं है का अर्थ क्या है? साध्य वाला। इसी सिद्ध हो गए। तो प्रतिज्ञा को ही अब युक्ति के द्वारा फिर से बोला जाता है। तो पहले प्रतिज्ञा की थी ना कि प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणमिति व्यवहारतव्यम, तो उस प्रतिज्ञा को युक्ति के द्वारा हेतु के संबंध से फिर से जो बोला जाता है उसी को निगमन कहते हैं। तो जो निष्पन्न हो गया अभी युक्तियों के द्वारा हेतु के द्वारा जिसकी सिद्धि की गई, जिस प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि की गई, उस प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि को ही क्या कहते हैं? निगमन इस प्रकार से कहा जाता है। अब ये हो गया, निष्पन्न हो गया। इससे क्या निकला? ये जो विचार हमारा चल रहा था इससे क्या निकला? तो जो प्रतिज्ञात अर्थ होता है ना उसकी सिद्धि निकल जाती है। विचार करते करते क्या सिद्ध होता है? जो हमने प्रतिज्ञा की थी तो ठीक है, इसको निगमन कहते हैं। तो हेतु के संबंध से साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधन करने वाला जो वचन है उसको निगमन पहले कहा था। हेतु के माध्यम से साध्य और पक्ष, इन दोनों साध्य से विशिष्ट पक्ष का बोधन करने वाला वाक्य। पर्वतो वन्यमान तस्मात् पर्वतो वन्यमान, तस्मात् पर्वतो वन्यमान, इसको क्या कहते हैं? निगमन वाक्य कहते हैं तस्मात्। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी इतना ही रहेगा, ये व्यतिरेक है इसलिए तस्मात् न तथा ऐसा यहाँ पर होगा। इसलिए वो वैसा नहीं, वैसा नहीं मतलब प्रमाणम इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता के अभाव वाला नहीं है, अर्थात प्रमाणमिति व्यवहार की योग्यता वाला है। ये हो गया। अभी तीसरा एक अनुमान इन्होंने दिया है, विवादास्पदम आकाशमिति व्यवहारतव्यम शब्दवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटा। जो विवाद का विषय है, विमतम अथवा विवाद का विषय जिसमें विवाद हो रहा है, मतलब भिन्न मत जिसमें आ रहा है, कोई वादी कुछ बात कह रहा है, प्रतिवादी दूसरी बात कह रहा है, उसको कहते हैं विवाद का विषय। इसके बारे में विवाद है, अरे भाई ये स्थानु या पुरुष है, कोई कहता नहीं यार ये तो ठोंठी है, कोई कहता नहीं ये क्या है पुरुष ही है, तो उसको कहेंगे विवाद का विषय। क्या है? विवाद का विषय। इसके बारे में विवाद चल रहा है, कोई इसको क्या कह रहा है, कोई इसको क्या कह रहा है। तो ये जो विवाद का विषय, विवादास्पदम आकाशमिति व्यवहारतव्यम, जो विवाद का विषय है, एक खाली जगह जो है इसको आकाश कहा जाए या और किसी को आकाश कहा जाए, इस प्रकार से ये विवाद चल रहा है। सबका एक मत नहीं हो रहा है इसमें। तो विवाद का जो विषय है तो वह आकाशमिति व्यवहारतव्यम, उस विवाद का विषय जो खाली जगह है ये बीच में, इसको क्या कहना चाहिए? आकाश इस प्रकार से कहना चाहिए। आकाश इस प्रकार से उसको बोलना चाहिए। क्यों? बोले शब्दवत्वात्, शब्द से युक्त होने के कारण से। अब यहाँ देखो अन्वय व्याप्ति नहीं घटा सकते। यत्र यत्र शब्दवत्वम तत्र तत्र आकाशमिति व्यवहार योग्यत्वम, इस प्रकार से इसको अन्वय दृष्टांत नहीं घटा सकते, क्योंकि जहाँ दृष्टांत देने के लिए जाएंगे वो तो पक्ष ही है, विवादास्पद ही है ना। तो ऐसे स्पष्ट रूप से कोई है नहीं जहाँ निर्णित कोई स्थान हो या शब्दवत्व है और आकाशम इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता है, ऐसा कोई वादी प्रतिवादी से निर्णित स्थल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अन्वय दृष्टांत नहीं दे सकते हैं, फिर व्यतिरिक्त दृष्टांत का आश्रय करना पड़ेगा, व्यतिरिक्त व्याप्ति का आश्रय करना पड़ेगा। व्यतिरिक्त व्याप्ति इस प्रकार से हो जाएगी, यत्र आकाशमिति व्यवहार योग्यत्वा भावः तत्र शब्दवत्वा भावः, जहाँ पर आकाश इस प्रकार के शब्द प्रयोग की योग्यता नहीं है, जहाँ पर आकाश इस प्रकार के शब्द प्रयोग की योग्यता नहीं है,
वहाँ पर शब्दवत्व भी नहीं है, शब्दाश्रयता भी वहाँ पर नहीं है। ये लेखनीय है। ये आकाश इस प्रकार के व्यवहार के योग्य है, इसको आकाश कह सकते हैं लेखनी को? नहीं, इसको आकाश नहीं कह सकते। ये लेखनीय है, इसको आकाश कैसे कहेंगे? इसमें आकाश है, लेकिन इसको आकाश नहीं कह सकते। ये आकाश नहीं, इसमें आकाश है। तो ये जो है, ये आकाशम इति व्यवहार, आकाश इस प्रकार के व्यवहार के योग्य यह है नहीं, ये आकाशम इस प्रकार के व्यवहार के योग्य नहीं है। तो आकाशम इति व्यवहार योग्यता का इसमें क्या है? अभाव है। आकाशम इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता का इसमें अभाव है, साध्य का अभाव है। और शब्दवत्व है क्या इसमें? शब्द है क्या इसमें? शब्द भी नहीं। नैयायिक के मत में इसमें शब्द नहीं रहता है। वेदांती कहेंगे रहता है, ये देखो ये पेन का शब्द है कहेंगे, लेकिन नैयायिक कहेंगे नहीं, ये तो आकाश का शब्द है। तो शब्दवत्व है इस लेखनी में? नहीं है। शब्दवत्व हित भी नहीं है। तो आकाशमिति व्यवहार योग्यत्वा अभाव, आकाश इस प्रकार के व्यवहार के योग्य भी ये नहीं है, शब्द प्रयोग के योग्य नहीं है, और शब्द वाला भी ये नहीं है। तो इसमें हेतु का अभाव या साध्य का अभाव है? साध्य का अभाव, साध्याभाव हेतु अभाव दोनों भी है। आकाश इस प्रकार के शब्द प्रयोग के योग्य भी ये नहीं है, और शब्द वाला भी नहीं है। तो यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव। यथा घट है, यहाँ पर दृष्टांत दिया है, यथा घट, जिस प्रकार से घट है ये व्यतिरिक्त दृष्टांत है। अब जैसा ये है घट है, उस प्रकार से जो अपना विवादास्पद जो है जगह, नीचे जो खाली जगह है ना, वो जिसके बारे में चर्चा चल रही है अभी, वादी कहता है कि ये आकाश है, इसको आकाश कहना चाहिए, और प्रतिवादी कहता है नहीं, इसको आकाश नहीं कहना चाहिए। चर्चा चल रही, विवाद चल रहा है उन लोगों का। तो अभी यहाँ पर ये जो विवादास्पद है नीचे जगह, तो इसमें शब्दवत्व का अभाव है क्या? नहीं। इसमें शब्द है, ये जो शब्द घर घर कर रहा है, ये शब्द कहाँ हो रहा है? हो रहा है नीचे जगह में, हो रहा है, खाली जगह इसमें शब्द हो रहा है। तो इसमें शब्दवत्व है या शब्दवत्व का अभाव है? खाली जगह में शब्दवत्व है, शब्दवत्व है, शब्दवत्व का अभाव नहीं है। तो शब्दवत्व का अभाव वाला ये नहीं है। विवादास्पद जो है खाली जगह, जो खाली है ना यहाँ पर, ये तो भरी हुई जगह है, मतलब जो हम बैठे हैं यहाँ कहीं कुछ रखा है वो तो भरी जगह है, लेकिन बीच वाली जो जगह है देखो, तो इसमें शब्दवत्व का अभाव है क्या? नहीं, शब्दवत्व का अभाव इसमें नहीं है। हेतु का अभाव इसमें नहीं है। और हेतु का अभाव न होना, इसी को कहते हैं उपनय वाक्य, न इदम तथा। ये विवादास्पद जो स्थान है वह वैसा नहीं है, अर्थात शब्दवत्व के अभाव वाला नहीं है। और शब्दवत्व के अभाव वाला न होने के कारण से तस्मात् न तथा, तस्मात् का अर्थ शब्दवत्व के अभाव वाला न होने के कारण से, हेतु के अभाव वाला न होने के कारण से साध्य के अभाव वाला भी नहीं है। जब हेतु का अभाव नहीं रहता है, वह साध्य का अभाव रहेगा? नहीं रहेगा। हेतु का अभाव अधिक देश में रहने वाला है, और अधिक देश में रहने वाला हेतु का अभाव भी जब नहीं रहता है, तो वह कम देश में रहने वाला साध्य का अभाव रहेगा? नहीं रहेगा। तो तस्मात् का अर्थ शब्दवत्व के अभाव वाला न होने के कारण से, शब्दवत्व के अभाव वाला न होने के कारण से आकाश इस प्रकार के शब्द प्रयोग के योग्यता के अभाव वाला भी वह नहीं है ना। इसका मतलब किस प्रकार के व्यवहार की योग्यता वाला है वह? आकाशम इस प्रकार के व्यवहार के लिए योग्य वो है। इस आकाशम इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता का अभाव इसमें है, नीचे जगह में। हाँ, योग्यता का अभाव है, योग्यता है, योग्यता का अभाव नहीं है, योग्यता का अभाव नहीं है, साध्य का अभाव यहाँ पर नहीं है। तो हेतु का अभाव न होने के कारण से साध्य का अभाव भी नहीं है। ये तस्मात् न तथा का मतलब हो गया साध्याभाव वाला ये नहीं है। तो ये इसको कल स्पष्ट करके देखो, विचार करो। और तो इत्यादिकम अपि केवल व्यतिरेकी द्रष्टव्यम, इत्यादिक भी केवल व्यतिरेकी ऐसा समझना चाहिए। अभी आगे यहाँ है पक्ष किसे कहते हैं, सपक्ष किसे कहते हैं और विपक्ष किसे कहते हैं, इसकी चर्चा शुरू हो रही है। संदिग्ध साध्यवान पक्ष। तो संदिग्ध साध्य वाला जो होता है, संशयास्पद, संशय का विषयभूत साध्य जहाँ रहता है उसको कहते हैं पक्ष। साध्य प्रकार का संशय का जो विशेष्य होता है उसी को पक्ष कहते हैं। मतलब पर्वतो वन्यमान वा न वा, पर्वत वन्य वाला है अथवा नहीं है। तो ये जो संशय है ना, ये संशय ज्ञान है।
क्योंकि अयथार्थ ज्ञान में 3 प्रकार है। जी। संशय, विपर्य, तर्क तर्क, भेदात। तो संशय भी एक ज्ञान है, और ज्ञान जब होता है, सविकल्पक जब ज्ञान होता है तो उसमें कोई प्रकार भी रहता है। तो पर्वत वन्नी वाला है या नहीं है? पर्वत वन्नी वाला है या नहीं है, इसमें प्रकार कौन है? वन्नी मत्वम। वन्नी मत्तम का तो वन्नी होता है, वन्नी यहाँ पर प्रकार है, वन्नी। वन्नी प्रकार है, और पर्वत क्या है? विशेष्य है। पर्वत विशेष्य है। पर्वत वन्नी वाला है या नहीं है? पर्वत वन्नी वाला है, यह ज्ञान जब होता है तो इसमें प्रकार कौन है? वन्नी। वन्नी। और विशेष्य कौन है? पर्वत। पर्वत। बस इसको खाली संशयास्पद करना है कि पर्वत वन्नी वाला है या पर्वत वन्नी वाला नहीं है। तो पर्वत वन्नी वाला है, इसमें साध्य है वन्नी, और वह जो वन्नी है उस वन्नी का यहाँ पर निश्चय नहीं है, वन्नी का संशय है। तो इस संशय को कहते हैं साध्य प्रकारक संशय। क्या कहेंगे? साध्य प्रकारक संशय। साध्य जिसका प्रकार है, और साध्य प्रकार है जिस संशय का, ऐसे संशय का विशेष्य कौन है? पर्वत है। तो साध्य प्रकार है जिस संशय का, जिस संशय ज्ञान का, उस संशय ज्ञान का जो विशेष्य, साध्य प्रकारक संशय ज्ञान का जो विशेष्य, उसी को पक्ष कहते हैं। साध्य प्रकारक संशय ज्ञान का जो विशेष्य, उसी को क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। तो संदिग्ध साध्य वाला जो है, संशयास्पद साध्य जहाँ रहता है उसी को पक्ष ऐसा कहते हैं। यथा जैसे उदाहरण दिया, धूमवत्व हेतु पर्वत। धूमवत्व हेतु होने पर पर्वत क्या है? पक्ष है, क्योंकि वहाँ पर संदिग्ध साध्य, साध्य का संशय है। जहाँ साध्य का संशय हो उसको कहते हैं पक्ष। तो इसलिए ये पक्ष है। पदकृत्य में ननु पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात् किम अत्र किम पक्षत्वात् इत्यत्र किम नाम पक्षता इति अपेक्षायाम ताम निर्वक्ति। कहते पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, संपूर्ण पृथ्वी को ही क्या है? पक्ष माना गया है। संपूर्ण पृथ्वी पक्ष है। संपूर्ण पृथ्वी पक्ष होने के कारण से इत्यत्र किम नाम पक्षता। अच्छा, ये पहले जो गया था ना, ये बता रहे कि केवल व्यतिरेकी का जब हमने विचार किया तो वहाँ पर क्या बताया कि पृथ्वी मात्र से पक्षत्वा, संपूर्ण पृथ्वी पक्ष इस प्रकार से कहा गया। तो पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात् इत्यत्र, यहाँ पर जो केवल व्यतिरेकी के प्रसंग में संपूर्ण पृथ्वी पक्ष है इस प्रकार से बताया गया था। तो यहाँ पर ये पक्षता क्या चीज़ है, हम तो अभी तक जानते नहीं। संपूर्ण पृथ्वी पक्ष ऐसा कह दिया, ये संपूर्ण पृथ्वी पक्ष यानी क्या चीज़ है? पक्ष तो हमारे समझ में नहीं आया ना अभी तक। ये अवतरणिका चल रही है। पक्ष ऊपर का जो ग्रंथ आया ना, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, इसकी ये भूमिका है, अवतरणिका है कि कहाँ यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पक्ष है इस प्रकार से जो पहले कथन किया गया, पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात् इस प्रकार से जो कहा गया। तो यहाँ पर किम नाम पक्षता, जब आप पृथ्वी को पक्ष कहा तो पक्षता क्या चीज़ होती है? पक्ष में जो पक्षत्व है वह क्या है? इस प्रकार की जिज्ञासा हो गई। ये बात समझ में आ रही? संपूर्ण पृथ्वी को पक्ष कहा तो ये पक्षता क्या चीज़ है जो पृथ्वी में रहती है? पृथ्वी को पक्ष कहा, इसका मतलब पक्षता कहाँ रहेगी? पृथ्वी में। तो पृथ्वी में जो पक्षता है वो पक्षता क्या चीज़ है? हम जानते नहीं पक्षत्व क्या है। घटत्वम किम हम नहीं जानते, गोत्वम किम हम नहीं जानते। गोत्व क्या है ये पता नहीं, तो बताते हैं उसको क्या है? शासनादिमत्वम गोस्वम। शासनादि से युक्त होना ही गोत्व होता है, ये गो का लक्षण है। इसी प्रकार से हम अभी पक्षत्व को समझना चाहते, पक्षता क्या चीज़ है, किम नाम पक्षता, पक्षता क्या है। तो इति अपेक्षायाम ताम निर्वक्ति, इस प्रकार की अपेक्षा होने पर ताम निर्वक्ति, ताम पक्षताम, उस पक्षता को अभी निर्वक्ति निर्वचन करते हैं, उसका कथन करते हैं पक्षता का। संदिग्ध साध्यवान जो है वही पक्ष है, इस प्रकार से कह दिया। अभी इसमें पदकृत्य आ रहा है, वो कहते हैं संदिग्ध पद देने की क्या जरूरत, इतना कर देते, कह देते साध्यवान पक्ष। जो साध्य वाला है उसको क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे। तो साध्य वाला जो है उसको यदि पक्ष कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? सपक्ष में अतिव्याप्त हो जाएगा। क्योंकि साध्य जहाँ है तो साध्य पर्वत में या साध्य मानस में, कहाँ है साध्य? मानस में। वन्नी मानस में या वन्नी पर्वत में है? पर्वत में तो मानस में, पर्वत में। तो संशयास्पद कैसी भी हो, वन्नी है कि नहीं वहाँ पर? साध्य वाला जो है, साध्य से जो युक्त है उसको यदि पक्ष कहेंगे
तो साध्य वाला तो पर्वत भी है और साध्य वाला मानस भी है। तो साध्यवान पक्ष इस प्रकार का लक्षण करने पर इस लक्षण की कहाँ अतिव्याप्ति होगी? सपक्ष में। सपक्ष में अतिव्याप्ति होगी। तो सपक्ष में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया? संदिग्ध। संदिग्ध। संदिग्ध साध्य वाला जो, जहाँ संशयास्पद साध्य हो, संशयास्पद संशय का विषयभूत साध्य का जो अधिकरण है, निश्चित साध्य का जो अधिकरण है उसको सपक्ष कहते, और संदिग्ध साध्य का जो अधिकरण है उसको पक्ष कहते। पक्ष कहते हैं। तो यहाँ संदिग्ध पद देने से अभी सपक्ष में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि सपक्ष में साध्य संदिग्ध रहता है अथवा निश्चित रहता है? निश्चित रहता है। निश्चित रहता है। संदिग्ध पद देने से उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा ठीक है, फिर इतना कर दो, संदिग्ध पक्ष ऐसा कर दो। क्या करेंगे? संदिग्ध पक्ष। जो संदिग्ध है उसको पक्ष कहेंगे, जो संदिग्ध है संशय का जो विषय उसको पक्ष कहेंगे, संशय ज्ञान का जो विषय है उसको क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे। संदिग्ध का अर्थ संशय ज्ञान का विषय, संशयास्पद। तो संशय ज्ञान का विषय कौन है? वन्नी है संशय ज्ञान का विषय, या पर्वत है संशय ज्ञान का विषय? वन्नी। पर्वत संशय ज्ञान का विषय नहीं है। नहीं, इदम पुस्तकम ये ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो? इदम पुस्तक। इदम पुस्तकम, इस ज्ञान का विषय कौन है? पुस्तक है, पुस्तकत्व है। विषय हैं? हैं? ये तूफान मतलब ये चल रहा है, विचार चिंतन। हैं? खाली पुस्तक है। पुस्तक पुस्तकत्व दोनों का संबंध है। हाँ, ये सभी विषय है ना। तो इसी प्रकार से जब पर्वत वन्यमान वान वा, पर्वत वन्य वाला है या नहीं है, इस संशय ज्ञान का विषय कौन है? वन्य या पर्वत है? दोनों भी। पर्वत भी है, वन्य भी, और उनका संबंध संयोग संबंध भी है। सभी कल्पक ज्ञान का विषय तीन होता है, तीन होते हैं। तो बताया प्रकार भी होता है उस ज्ञान का, कोई उसमें कोई विशेष्य होता है और उसमें कोई संसर्ग होता है। तीनों को विषय करने वाला सभी कल्पक ज्ञान होता है। तो पर्वत वन्य वाला है या नहीं है, यह ज्ञान पर्वत को विषय करता है या वन्य को विषय करता है, या उन दोनों के संयोग संबंध को विषय करता है? तीनों को भी विषय करता है। तीनों को भी विषय करता है। तो जो संदिग्ध है उसको यदि पक्ष कहेंगे, जो संदिग्ध है उसको यदि पक्ष कहेंगे, संशय का जो विषय है उसको यदि पक्ष कहेंगे, तो यह लक्षण पक्ष में जाएगा? जाएगा, क्योंकि संशय का विषय पक्ष है क्या? है। लेकिन ये लक्षण कहाँ और कहाँ चला जाएगा? पर्वत आदि में। पर्वत आदि में जाना कोई अनिष्ट है क्या? तो पक्ष है ही। भाई संशय ज्ञान के विषय कितने हैं? क्या बताया? संशय ज्ञान के विषय तीन है। तो संदिग्ध कितने हैं? तीन है। कौन कौन है संदिग्ध? पर्वत वन्य दोनों का संसर्ग, ये तीनों संदिग्ध है। तो जो संदिग्ध उसको यदि पक्ष कहेंगे हम, जो संदिग्ध